हेलो दोस्तों, मैं हूं डीएम और आप देख रहे हैं जुनून इल्म। दोस्तों, ये वाक़या 10 अप्रैल 1912 का है। आरएमएस टाइटैनिक अपनी दौर की सबसे बड़ी और शानदार तरीन जहाज़ थी। यह अपनी पहले सफ़र पर निकली थी। ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की जानिब सफ़र कर रही थी। मशहूर सनतकारों और अदाकारों के साथ साथ मुहाजिर भी इस सफ़र पर मौजूद थे, जो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसका कप्तान 62 साल सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ था। मुसाफिरीन, अवाम और मीडिया में इस जहाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई थी। 269 मीटर लंबाई और 53 मीटर बुलंदी के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ थी। इस जहाज़ को खूबसूरत रंगीन शीशे, ज़ैनती लकड़ी की प्लेनिंग, 2 अजीम सीढ़ियाँ, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम्नास्टिक, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकानें और एक लाइब्रेरी शामिल थी। दोस्तों, अमूमी तौर पर इसके बाद तस्वर पाया जाता है ये कभी डूब नहीं सकती थी। दी अनसिंकेबल व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज़ की तामीर की थी। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस जहाज़ के बारे में बहुत जहानियत के साथ आम आवाम के सामने आकर कहा ये जहाज़ गरक नहीं हो सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपनी पहली सफ़र पर निकलने के बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को इसकी पहली बर्फानी हवाई खतरे की घंटी मिलना शुरू हो गई। अमेरिका पहुंचने के लिए टाइटैनिक जो अभी समंदर पार कर रहा था, वहां बर्फानी कोए पाए जाते थे जो इस जहाज़ के लिए ख़तरा थे। ये ख़तरे की पेशगोई जो टाइटैनिक को दी गई कोई आम बात न थी। जहाज़ों की अमूमन अबूर करने वाली समंदर में बर्फानी ख़तरे के बारे में रेडियो के ज़रिए खबरदारी दी जाती है और नज़दीक जहाज़ों को चौकन्ना किया जाता है। रास्ते में बर्फ़ के पहाड़ की मालूमात के बाद टाइटैनिक ने खतरे से बचने के लिए 2 मरतबा राह तब्दील की, मगर इसकी रफ्तार कम न की गई। इसने अपने मंजिल की जानिब अपना सफ़र जारी रखा। 21.5 की नाट की रफ्तार से चलते हुए 40 किलोमीटर फी घंटा के बराबर 2 दिन बाद 1912 14 अप्रैल को 7 इजाफी बर्फानी खबरें आई, लेकिन इसके कैप्टन स्मिथ और इसकी गुरु आगाहियों को नज़रअंदाज करते रहे और टाइटैनिक की रफ्तार कम न की। समुद्र में सूरज डूबने ही दर्जा हरारत कम हो जाती थी। 14 अप्रैल की रात के बारे में नोट करने वाली चीज़ ये थी कि चांद नज़र नहीं आ रहा। चांद के बगैर चांदनी की रोशनी नहीं थी और इस रात भी कम थी। इस जहाज़ पर कौवे की घर जैसी डब्बी होती है जो कि एक बुलंदी पर बनी होती है। ये लुक आउट पॉइंट कहलाती है, जिस पर कोई बैठा करता है ताकि वो जहाज़ की राह की निगरानी कर सके। इस जगह पर बैठने वाला शख्स को बहुत कम दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ठंडी हवाएं बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। इसके अलावा रात का वक्त था। तेज़ रफ्तार ठंडी हवाओं की वजह से देखना मुश्किल हो जाता है। रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लेट नामी एक शख्स लुकआउट पॉइंट पे मौजूद था। अचानक इसने अपने सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा। इसने तेजी से 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे वाले लोगों को खबरदार किया जा सके। फिर फ़ोन उठाया और डेक पर असरान को बुलाया। वो चीखा कि इनके सामने एक आइसबर्ग है, जहाज़ को फौरी तौर पर मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने ये पैगाम सुना और इंजन रूम का इशारा किया कि जहाज़ को बाईं से में चलाना शुरू करो, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज़ आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक ऐशो आराम की जिंदगी की एक नई नस्ल थी। दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड की बंदरगाह से निकली थी। वक्त था 11:40। आइसबर्ग जहाज़ के दाएं जानिब धंसता चला गया और अचानक वो तेज़ी से उठा। ये आइसबर्ग कोई छोटा नहीं था। इसकी लंबाई 80,000 फुट थी, फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा, और इतना ऊंचा था कि ऊंचाई में लुक आउट पॉइंट के बराबर था। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन होगा। सेकंड तक जहाज़ बर्फ़ के तोदे के साथ टकरा रहा था और जहाज़ में एक बहुत बड़ा डेंट बन गया, जिसकी वजह से जहाज़ के मेन बॉडी में छोटे सुराख हो गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। बर्फ़ का टुकड़ा लोहे को कैसे काट सकता है, लेकिन बर्फ़ के पहाड़ के वज़न को जहन में रखिए, क्योंकि आइसबर्ग बहुत बड़ा और भारी था। इसने टाइटैनिक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। टक्कर के चंद सेकंड बाद जहाज़ के कप्तान स्मिथ और थॉमस एंड्रयूज नुकसान देखने के लिए जाए मौके पर पहुंच गए। टकराने की वजह से जहाज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ये देखकर वो बिल्कुल चौंक गए। उन्होंने देखा तो समझ गए कि जहाज़ डूब जाएगा। दोस्तों, इनका ख्याल था कि ये जहाज़ कभी भी डूबेगा नहीं। वीडियो के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि ये जहाज़ लाजवाल मुतासिर कुन हिफाजती खसूसियात की वजह से अनसिंकेबल समझा जाता था।
چاہے 16 میں سے 4 کمپارٹمنٹ بھر جائیں، پانی کے ساتھ جہاز اب بھی سفر کرے گا، اس جہاز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آئس برگ نے جو اثر پیدا کیا وہ جہاز کی طرف تھا۔ ڈبل بوٹم حل بے فائدہ ثابت ہوئی، اطلاق میں صرف ایک ہی پرت تھی۔ دوستوں اب یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے پوائنٹ نمبر 2۔ اثر اتنا بڑا تھا کہ 16 میں سے 6 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ٹوٹ گئی، ان سب میں پانی بھر رہا تھا۔ حد صرف 4 تھی۔ 6 کمپارٹمنٹس کا ڈوب جانا اس بات کی علامت تھی کہ جہاز کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ نہ ڈوبنے والا جہاز ٹائٹینک ڈوب رہا تھا۔ جہاز پر تقریباً 2200 سوار تھے۔ جب آخری ڈائیو بورڈ کو ٹائٹینک سے نیچے اتارا گیا تو رات 2:30 بج رہے تھے، لیکن 1500 افراد ابھی بھی جہاز میں موجود تھے۔ اس افراتفری میں کچھ لوگوں نے لائف بورڈز میں ایک دوسرے کی جگہ چھیننے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی بدقسمتی قبول کی اور واپس جہاز میں ٹھہر گئے۔ اختتام افراتفری کا تھا، سب رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لوگ بچ جانے والی چند لائف بورڈز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر میں یہ بہت افسوسناک تھا، یعنی شاہدین کے مطابق تقریباً 2:20 پر جہاز 2 حصوں میں بٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ نہ ڈوبنے والے جہاز کو ڈوبنے میں 3 گھنٹے تک نہ لگے۔ جہاز پر سوار 1500 افراد یا تو جہاز کے ساتھ ڈوب گئے یا وہ لوگ جو تیرنا جانتے تھے ہائپوتھرمیا سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پانی کا درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس تھا۔ اگر آپ اس درجہ حرارت پر پانی میں گرتے ہیں تو ہائپوتھرمیا کی وجہ سے آپ چند منٹوں میں مر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ سمتھ وہیں ٹھہرے تھے اور آخر تک وہیں رہے اور جہاز کے ساتھ ڈوب گئے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس نے خود کو مار کر خودکشی کر لی۔ بحری جہاز RMS کارپیتھیا جو ٹائٹینک کو بچانے کے لیے نکلا تھا، رات 3:30 سے 4 کے قریب جہاز میں موجود لوگوں کو بچانے کے لیے اس مقام پر پہنچا، لیکن وہ 1 گھنٹے لیٹ ہو چکے تھے۔ ٹائٹینک کی تباہی کے بعد سوالات اٹھے، کئی تنازعات نے جنم لیا۔ دوستوں، برٹش انکوائری کے مطابق ٹائٹینک بنانے والی کمپنی نے کپتان اسمتھ کو متاثر کیا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ جہاز کی رفتار برقرار رکھی جائے۔ کمپنی کی طرف سے زبردست دباؤ تھا کہ جہاز کو اپنا پہلا سفر 6 دنوں میں مکمل کرنا تھا تاکہ ریکارڈ توڑا جا سکے، تاکہ وہ دکھا سکے کہ ٹائٹینک صرف سب سے بڑا، سب سے مہنگا جہاز نہیں تھا، لیکن تیز ترین جہاز بھی تھا۔ دوستو، دنیا کا تیز اور مہنگا ترین جہاز ٹائٹینک 12 اپریل 1912 کو ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ دوستوں، یہ ایک ایسا ناگوار واقعہ تھا جسے انسانیت قیامت تک بھول نہیں پائے گی۔ دوستوں، اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔